गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो इससे पहले हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि परमाणु क्या होता है, परमाणु को डिफाइन किया था, अणु को डिफाइन किया था, परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं इनके बारे में बताया था। तो इसी संदर्भ में आज हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। तो जैसा कि पहले बताया था कि परमाणु हमारा कैसा है, अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य कण है जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। लेकिन जो हमारा परमाणु है, परमाणु की संरचना को प्रदर्शित करने के लिए तो सबसे पहले जो मॉडल प्रस्तुत किया उनका नाम था थॉमसन, जिन्हें हम जे थॉमसन के नाम से जानते हैं। तो जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने परमाणु का जो मॉडल दिया वह उनका परमाणु के बारे में दिया गया प्रथम मॉडल माना जाता है। उनके परमाणु मॉडल को तरबूज का परमाणु मॉडल भी कहते हैं। अब यहाँ पे तरबूज का एग्जाम्पल से समझेंगे कि उन्होंने कहा कि परमाणु सेम इस तरह से होता है जैसे हमारा तरबूज होता है। तो हम देखें ये तरबूज का कटा हुआ हिस्सा है। तो तरबूज के अंदर आपने देखा होगा एक तो ये लाल वाला भाग होता है, रेड पोर्शन होता है यहाँ पर, और इसके डॉट डॉट लाइन दिखाई है, ये मान लो इसके बीज हैं। तरबूज के अंदर दो ही चीजें आपको अंदर दिखाई देंगी, एक तो लाल वाला भाग जिसे हम खाते हैं और एक इसके अलावा हमारा क्या है, इसके बीज। तो उन्होंने कहा कि तरबूज के अंदर जो लाल वाला भाग है, ठीक जिस तरह से तरबूज के अंदर ये लाल भाग फैला हुआ है, ठीक उसी प्रकार जो हमारा परमाणु है, तो परमाणु के अंदर है वो धनावेश भाग पूरे में इसके अंदर फैला हुआ है। यानी जो तरबूज का जो लाल गूदा है वह क्या है, हमारा धनावेश भाग है यानी परमाणु के अंदर। और जो इसके बीज हैं वे क्या है, जिस तरह से तरबूज के अंदर ये बीज धसे हुए हैं वैसे ही परमाणु के अंदर जगह जगह ये इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। तो इस तरह से उन्होंने परमाणु का जो कंपेरिजन था किससे किया, तरबूज से, इसलिए उनके द्वारा दिए गए मॉडल को तरबूज का परमाणु मॉडल कहा जाता है। लेकिन इस मॉडल में कुछ खामियां नजर आई यानी कमियां। जब भी हम कोई चीज़ प्रस्तुत करते हैं, नई चीज़ बनाते हैं, तो उसमें हमारी कमियां आलोचना करने वाले भी होते हैं। तो जो थॉमसन थे, जब उससे आगे के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने उस मॉडल के बारे में और ज़्यादा अध्ययन किया, तो वे इस बात से सहमत नहीं हुए और उन्होंने इनके थॉमसन के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां बताई। पहली कमी तो ये जो परमाणु मॉडल था वो केवल सैद्धांतिक था, लेकिन प्रायोगिक रूप से यह वो सिद्ध नहीं कर पाए कि परमाणु है वो सेम तरबूज की तरह से होता है। यानी ये हमारा कैसा था, केवल सैद्धांतिक बात पर डिपेंड करता था। अब हम दूसरी बात करें इसकी, तो जैसा कि पहले वैज्ञानिकों ने बताया कि परमाणु के नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, जबकि थॉमसन यहाँ पे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन है वो जिस तरह से तरबूज में बीज धसे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी जब इसके अंदर जो धनावेश भाग है उसमें धसे हुए हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर धसे होंगे तो फिर वे चक्कर कैसे लगाएंगे, यानी कोई चीज़ धसी हुई है तो फिर वो चक्कर लगाने में असमर्थ रहेगी। तीसरी बात, जो हमारे थॉमसन थे, इन्होंने अपने परमाणु मॉडल में केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन हमारे कैसे ऋणावेश, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में तो बताया और प्रोटॉन के बारे में ही बता दिया कि हमारा ये पॉजिटिव भाग है वही लाल वाला भाग होता है, लेकिन न्यूट्रॉन के बारे में इन्होंने कोई भी जानकारी नहीं दी। तो इस तरह से थॉमसन का परमाणु मॉडल था वह पूरी तरह से असफल रहा और ये अपने परमाणु मॉडल को पूरी तरह से प्रूव नहीं कर पाए। इसके बाद आगे नए वैज्ञानिक हुए रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने क्या थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया और उन्होंने एक नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल की
कमियों को दूर करने के लिए रदरफोर्ड ने अपना एक नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। लेकिन रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को समझने से पहले आप उनके द्वारा जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसको पहले समझेंगे, तब आपको उनका जो मॉडल है वह समझ में आएगा। तो देखें, रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत करने से पहले एक उन्होंने प्रयोग किया जिसे अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक जो आपके गोल सर्कल में दिखाई दे रहा है ये, उन्होंने स्वर्ण धातु यानी सोने की पतली पन्नी को लिया उन्होंने, और उस पतली पन्नी पर उन्होंने बहुत सारे अल्फा कणों की बौछार की। आप देख रहे होंगे यहाँ से ये हमारे अल्फा कण हैं, इस पे ऐसे जा रहे हैं, एक सोने की पतली पन्नी है और यहाँ से अल्फा कण इस पे जा रहे हैं। तो इस अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर उन्होंने 3 महत्वपूर्ण बातें निकाली। पहला पॉइंट हम देखेंगे, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि बहुत से अल्फा कण ऐसे जा रहे हैं सीधे, और इस पन्नी को पूरा पार करके सीधे निकल गए हैं। ये भी कण सीधा निकल गया है। और पहली बात क्या है, कुछ अधिकांश अल्फा कण कैसे जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, यानी ये पन्नी को आर पार करके सीधे चले जा रहे हैं। दूसरी बात देखें, यहाँ से कुछ अल्फा कण ऐसे हैं ये यहाँ से टकरा रहे हैं पन्नी से और अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए, यानी कुछ डिग्री एंगल पे ये मुड़ गए, यानी सीधे नहीं गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, कुछ अल्फा कण कैसे हो रहे हैं, विक्षेपित हो रहे हैं, यानी अपने मार्ग से हट गए हैं। तीसरा पॉइंट देखेंगे, बहुत कम अल्फा कण ऐसे गए सीधे और यहाँ से टकराए हैं और वापस लौट आए, यानी इसमें क्या हो रहा है तीसरी बात में कि कुछ अल्फा कण हैं वो टकरा करके वापस लौट रहे हैं। तो यानी पहली बात क्या थी, कुछ अल्फा कण सीधे जा रहे हैं, कुछ मार्ग से विक्षेपित हो रहे हैं, और बहुत कम अल्फा कण है वो पन्नी से टकरा करके वापस लौट रहे हैं। तो इन तीनों ही तथ्यों के आधार पर उन्होंने 3 बातें निकाली। पहली बात उन्होंने बताया कि परमाणु है, परमाणु के चारों ओर रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, इसलिए हमारे अल्फा कण है वो सीधे जा रहे हैं। अल्फा कण क्यों सीधे जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो परमाणु है उसके चारों ओर कोई स्पेस है। इसके बाद बहुत से अल्फा कण ऐसे हैं जो मार्ग से यहाँ इस पन्नी से टकरा करके और विक्षेपित हो गए। इसका मतलब है कि परमाणु के अंदर यहाँ पर कोई धनावेशित भाग है। कैसा भाग है, पॉजिटिव। आप देखें यहाँ पे पॉजिटिव का यहाँ पे क्या रिलेशन है, तो देखेंगे हमारे अल्फा कण कैसे होते हैं, अल्फा कण हमारे धनावेशित हैं, और इसके अंदर भी कोई धनावेशित भाग होगा, क्योंकि जब हमारे कोई भी समान आवेश हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, तो जब समान आवेश आपस में मिलते हैं तो उनमें होता है प्रतिकर्षण। तो यहाँ पे वही रीजन है, क्योंकि अल्फा कण हमारे पहले से धनावेशित हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई धनावेशित भाग है, इसलिए हमारे अल्फा कण हैं वो मार्ग से विक्षेपित हो गए। थर्ड पॉइंट है कि यहाँ पे ये टकरा करके वापस लौट रहे हैं, तो इसका मतलब रदरफोर्ड ने ये बताया कि जो इसके अंदर धनावेशित भाग है वह अति सूक्ष्म स्थान घेरे हुए है, वह स्थान बहुत ही सघन है, यानी रिजिड है और बहुत ही सॉलिड है तो वो अति सूक्ष्म स्थान घेरे हुए है। तो उन्होंने इस स्थान को क्या कहा, उन्होंने इसको नाभिक कहा, यानी इस तरह से न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी हुई। यानी कोई पूछता है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की, तो परमाणु के नाभिक की खोज का श्रेय है वो रदरफोर्ड को जाता है। तो इस तरह से उन्होंने रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को उनके जो प्रयोग किया था उसके आधार पर उन्होंने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो उस परमाणु मॉडल के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं उन्हें हम समझेंगे। पहली बात उन्होंने बताई कि हमारा परमाणु क्या है, अत्यंत सूक्ष्म, कैसा सूक्ष्म और गोलाकार कण है।
गोलाकार कण है। परमाणु कैसा है? सूक्ष्म है, गोलाकार कण है। दूसरी बात उन्होंने बताई कि परमाणु हमारा दो प्रकार के आवेश से मिलकर बना है, यानी परमाणु का निर्माण, परमाणु के दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। अब कौन कौन से भाग हैं? नंबर 1, परमाणु का नाभिक, यानी हमारा कैसा होता है? पॉजिटिव। परमाणु का धनावेशित भाग, जो कि परमाणु का नाभिक कहलाता है। और इसका दूसरा भाग क्या है? परमाणु के चारों ओर ऋणावेशित भाग, नेगेटिव पोर्शन, जिसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस तरह से हमारे यानी पॉजिटिव नेगेटिव इसके दो भाग हुए। इसके बाद हमें थर्ड पॉइंट बताया कि जो हमारा परमाणु है, परमाणु की त्रिज्या का मान होता है 10⁻⁻15 मीटर। जब जो हमारा परमाणु है, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या नाभिक की हम त्रिज्या की बात करें तो ये हुई 10⁻⁻10 मीटर। यानी हमारा परमाणु है उसकी त्रिज्या कितनी है? 10⁻⁻15 मीटर। जब हमारा परमाणु का नाभिक है उसकी त्रिज्या है 10⁻⁻10 मीटर। इसके बाद चौथी बात उन्होंने बताई कि जो परमाणु है, परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते रहते हैं और वह अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करते रहते हैं। इसके अलावा अगली बात बताई कि यानी ये क्या करते हैं? जो परमाणु के नाभिक के चारों जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं? लगातार घूमते रहते हैं। तो ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की महत्वपूर्ण बातें थी। पहली बात क्या थी? एक बार फिर समझेंगे कि परमाणु कैसा है? सूक्ष्म गोलाकार कण है, ये दो भागों से मिलकर बना है, धनावेशित नाभिक और ऋणावेशित हमारा इलेक्ट्रॉन, यानी जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है, जब हमारा जो नाभिक है उसकी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर लगातार घूमते रहते हैं। इसके बाद देखते हैं जो रदरफोर्ड ने अपना जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, तो इस परमाणु मॉडल में भी कुछ कमियां आई। तो वह कमियां कौन सी थी, उन कमियों को आप देखेंगे। तो देखेंगे सबसे पहली जो कमी रही इसमें कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वह परमाणु के जो नाभिक होता है उसकी पूरी तरह से उसके स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। यानी हमारा जो नाभिक है वह स्टेबल है कि नहीं, तो इसके बारे में पूरी जानकारी क्यों नहीं देता है। अब क्यों नहीं देता है देखेंगे। रदरफोर्ड ने बताया था कि मान लो हमारा ये परमाणु है, तो परमाणु इस तरह से है, इस परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन इस तरह से चक्कर लगा रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं या कोई भी हमारा जो गतिशील कण है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या अन्य कोई कण है, तो अगर गतिशील है तो चक्कर लगा रहा है तो लगातार अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा? अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और धीरे धीरे क्या होगा? उसकी ऊर्जा है वो खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और अंत में ये इलेक्ट्रॉन है ये चक्कर लगाते हुए जैसे जैसे इसकी सेल छोटी होती जाएंगी और लास्ट में इसमें नाभिक में गिर जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा तो यानी पूरे जो नाभिक है या पूरा परमाणु है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो ये मॉडल है इस नाभिक के बारे में कोई भी
सटीक जानकारी नहीं देता है कि हमारा ये परमाणु स्थायी है या नहीं है। तो इस तरह से हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नाभिक के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। दूसरी बात इन्होंने बताई कि परमाणु है वह उसके दो भाग होते हैं, यानी परमाणु दो भागों से निर्मित है। पहला भाग क्या है इसका, धनावेशित भाग, जिसमें क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, और दूसरा भाग है नाभिक के चारों ओर का भाग, जिसमें इलेक्ट्रॉन हमारे क्या करते हैं चक्कर लगाते रहते हैं। तो यानी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चक्कर लगाएंगे किसके, नाभिक के चारों ओर। तो परमाणु के कितने भाग बताए इन्होंने, एक तो नाभिक और दूसरा उसके चारों ओर का क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो तीसरी बात इन्होंने बताई कि जो हमारा परमाणु है तो उस परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है। तो परमाणु की त्रिज्या हमारी 10⁻⁻15 मीटर, जबकि नाभिक की त्रिज्या है 10⁻⁻10 मीटर है। तो इस त्रिज्या को उन्होंने किस तरह से आइडेंटिफाई किया, तो इसके बारे में भी कोई उन्होंने सटीक जानकारी नहीं दी। इसके बाद नेक्स्ट बात की इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षाएं उनमें घूमते हैं, लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण इसमें ये बात नहीं बताई इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन घूम तो रहे हैं लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूम रहे हैं। तो हम बात करें कि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में कोई भी सटीक जानकारी नहीं दी। यानी उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारे परमाणु के नाभिक के चारों जो कक्षाएं होती हैं उन कक्षाओं में कितने कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इस तरह से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में विभिन्न कमियां थी। तो इन कमियों को दूर करने के लिए नया मॉडल प्रस्तुत किया गया, जिसे दिया था नील्स बोर ने। तो नील्स बोर के परमाणु मॉडल को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।